घर घर की एक ही कहानी है, सोना, चांदी या फिर शेयर। सुबह उठते हैं तो जैसे ही दिखता है स्क्रीन पे कि सोना ने नया रिकॉर्ड बनाया, चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो कोई ना कोई घर में ही बोल देता है पता नहीं कहाँ तक जाएगा। कोई ये कह रहा होता है कि हमने कहा था 6 महीने पहले ले लो जी, आपने कहा नहीं जब गिरेगा तब लेंगे, अब देखो कहाँ चला गया। कोई एक ये भी कहते हुए मिल जाते हैं आजकल लोग कि हमने तो सारे पैसे डाल दिए शेयर में, ये सोच के कि शेयर अब बढ़ेगा, शेयर के पैसे वहीं के वहीं रह गए। अब सोना चांदी देखो कितने हो गए, 3 महीने में डबल हो गया चांदी, सोना साल भर में कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। तो फिर इन सारे बातचीत के बीच में एक सवाल उठता है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा होता है, वो जवाब मिल नहीं रहा है किसी को। तो आज हम इस शो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है कि अब क्या करें। भले ही हम सोने में पैसे नहीं लगाएं, भले ही चांदी में नहीं लगाएं, सारा पैसा शेयर में डाल दिए, तो अब क्या करें। या फिर सोना चांदी में डाल चुके हैं, सोना चांदी इस लेवल पर जा चुका है, तो अब क्या करें। सोना चांदी बेच के पैसे निकाल लें कि रखे रहें, या फिर अब सोना चांदी खरीद लें क्या, या फिर अभी पैसा लगाना तो शेयर में लगाएं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है। तो इसी कारण हमने क्या किया है कि आज अपने खास पैनलिस्ट को बुलाया है, मेहमानों को बुलाया है जो इन दोनों मोर्चे पर काफ़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं। उनसे आपका परिचय करा दूँ। पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रॉकस्टेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, एनस्टेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं, और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च में वंदना भारती जी हैं। वो भी खासतौर से आज पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, इनको विशेष तौर पर बुलाया गया है। और बता दूं कि वंदना भारती जी का कमोडिटी पे उतना ही पुराना पकड़ है जितना पुराना हमारा जर्नलिज्म का सफ़र है, क्योंकि जब से मैंने जर्नलिज्म शुरुआत की तब से कम्युनिटी एक्सपर्ट के तौर पे एक ही नाम सुनता था, उस समय वंदना भारती। मैं आज हमारे शो में आई, बड़ा अच्छा लगा। तो शुरुआत में वंदना आपसे ही करना चाहूँगा कि एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी हमें अगर पैसा लगाना हो तो क्या हम सोना चांदी में लगाएं, कब देर हो गई। सर, जवाब इसका सिंपल सा है कि पैसा अभी यहाँ पे लगाना चाहिए। और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से डिमांड निकल के आई है, स्कैर्सिटी है सप्लाई साइड का, तो वह यहाँ पे पैसा आपको लगाना चाहिए। सोना ऐसी चीज नहीं है कि आपको अगले साल बिल्कुल गिर जाएगा। और 2025 में सर एक चीज मैंने देखा है, एक तो फोमो बहुत चला कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला एक चीज था। दूसरा, बाजार ने बहुत डराया कि 1980 और 2011 की तरह 90% और 70% का फॉल यहाँ पे चांदी में आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो परिस्थिति है वो उल्टी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल की संभावना नहीं है। यहाँ से भी पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अब 2026 में जो हम लोगों ने मूव देखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में पैसा लगाना चाहिए। आपको अगर 100 2025 रुपए लगाने हैं तो आप अभी सिर्फ 25 रुपए लगाइए। और ये बात मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से 20 या 30% का फॉल आएगा। आपको यहाँ पे 5-5% का फॉल मिलता रहे, और मिलता है तो आपको क्विकली यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि 25 से हम लोगों ने देखा है कि जितना भी फॉल आया है बहुत क्विकली वहां पे उतना ज्यादा रिटेलिएट होके एक अपसाइड आया, यानी कि सोना चांदी 2 कदम पीछे चल रहा है, मतलब दौड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से उसको क्विकली यहाँ पे निवेश करना होगा। अरे मैं थोड़ा सा और एक सवाल और आपसे पूछूं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले कि जहां जहां 5% जैसे गिरे सोना चांदी, तो आप पैसा लगा दीजिए, लेकिन सारा मत लगाइए, किस्तों में लगाइए, राइट, ये कहना चाहते हैं आप। जी सर, यहाँ पे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में बहुत लोगों का तजुर्बा है, उनका म्यूचुअल फंड का है। तो अगर यहाँ पे डर है, सबसे बड़ा डर 25 में लोगों को ये लगा कि हर लोग यही सोचते रह गए, मतलब जो लोग नहीं लगाए वो ये सोचते रहे कि करेक्शन आएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, और वो करेक्शन कहीं दिखा नहीं। तो आप स्टैगर्ड मैनर में लगाइए, आप एसआईपी की तरह लगाइए, हर महीने थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे लगाते रहिए। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल जो ईटीएफ का बढ़ता हुआ वॉल्यूम था, बहुत लोगों ने इसको बहुत मैनेज्ड वे में लगाया है। वही यहाँ पे पैटर्न 2026 में भी बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये चीजें जो भी थी, मतलब जो जियोपॉलिटिक्स है, 25 से यहाँ पे वर्स्ट होती हुई यहाँ पे दिखी है, यहाँ पे संभली नहीं है, वर्स्ट होती हुई दिखी है। और सामने हमारा आ रहा है इंटरेस्ट रेट कट का जो एक माहौल है, वो भी बनता हुआ नजर आएगा। तो एक फैक्टर और यहाँ पे एड ऑन होता हुआ दिखाएगा, जो कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा अपसाइड देगा। तो थोड़ा स्पेकुलेशन रैली में आती है, उस स्पेकुलेशन को थोड़ा सा हटने दे, 5-5% का फॉल आता है लगाएं, और हर महीने थोड़ा-थोड़ा आप यहाँ पे लगा के चलिए, तब आपको एक एवरेजिंग यहाँ पे अच्छी निकल के आएगी। और बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे मुझे फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, और थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो पैनिक ना हो, वहाँ पे आप फिर से मतलब पैसा लगा सकते हैं।
हमारी बाकी के पैनलिस्ट जो है सोच रहे होंगे सारा पैसा जो गोल्ड में लगा देंगे, चांदी में लगा देंगे, तो हमारे शेयर में कौन लगाएगा फिर। तो इसलिए शायद आपके बातों से बहुत हद तक सहमत होंगे कि नहीं, इस पर मुझे शक है। लेकिन एक सवाल मैं अनुराग जी आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके पीछे कोई फंडामेंटल वैसा जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल था वो नहीं दिख रहा है। कई बार टेक्निकल चीज़ों को ही पास करते दिखे। हर कोई यही कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना हुआ है, अनिश्चितता का माहौल है, वो एक बड़ी वजह है। और चूंकि ग्लोबल फैक्टर की बात है तो ग्लोबल फैक्टर आप काफ़ी बखूबी समझते हैं, जहाँ पे आप बैठे रहते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों पर ही नज़र रखते हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जब तक ग्लोबल फैक्टर फेवरेबल नहीं होगा, जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक ट्रम्प साहब का टेंटम नहीं रुकेगा, ऐसा होगा कि सोना चांदी भागता ही रहेगा, कि कुछ तो लिमिट होगी। लक्ष्मण जी, बहुत सही आपने पॉइंट्स रेज किए हैं। देखिए, करीब 2 साल पहले हमारे डिस्कशंस डिफरेंट चैनल्स पे शामिल हैं, जहां पर ये चर्चा हो रही थी कि कैसे सेंट्रल बैंक्स, इंक्लूडिंग इंडियन सेंट्रल बैंक, ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक और इमर्जिंग सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, राइट। प्लस चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट में जब से ड्रॉप आया तो उनके पास में प्रॉपर्टी ही एसेट होता है, फिर वो गोल्ड की तरफ मूव कर गए। बट ब्रॉडली गोल्ड एक इमर्जिंग मार्केट एसेट है, और इमर्जिंग मार्केट एसेट इसलिए है बिकॉज ये इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन हमेशा एक चैलेंज रहता है, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया में भी 10-10% की इन्फ्लेशन चलते थे, तो आपके पैसे बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होता था अनलेस आप इन्फ्लेशन को बीट करें, और गोल्ड उसमें हेल्प करता था। लार्जली वो वही करता है। आज भी तकरीबन हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो 40-50 साल में तो 8% का रिटर्न बनता है, विच इज द इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न एटलीस्ट फॉर द इंडियन कंज्यूमर। बट इस चीज से, बाय द वे लक्ष्मण जी, नाउ हैविंग सेड दिस, I have no expertise at all to tell you कि गोल्ड प्राइस कहां जाएगा और कहां ऊपर या नीचे। एब्सोल्युटली नो एक्सपर्टीज, राइट। क्योंकि ये एक स्पेक्युलेटिव एसेट है, ये कोई शेयर नहीं है कंपनी का कि जिसको हम एनालाइज करें, कंपनी की अर्निंग्स देखें, फ्यूचर प्रोजेक्शन करें और कुछ कॉन्फिडेंस से कह सकें कि अगर अर्निंग्स आएंगी तो कोई ना कोई उसको खरीदने के लिए भागेगा, तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो मैं जो स्टॉक्स के बारे में कुछ बात कर सकता हूं, वो मैं गोल्ड के बारे में तो एब्सोल्युटली नहीं कर सकता हूं। बट लेट मी स्टिल टेल यू जी लक्ष्मण जी, अपनी बात पूरी कर फिर आऊंगा। लेकिन so as I said, it's a speculative asset. It is an asset which has helped keep the inflation away, because emerging market में देखिए आप, रुपए का कोई मोल नहीं है, तो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें, तो दिस इज अ लिमिटेड क्वांटिटी जिसको लोगों ने, इट हैज वर्कड सो फार, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क इन फ्यूचर। बट इक्विटी इन्वेस्टर ने एक मिस्टेक की है इंडिया में, जो मैं चाहता हूं यहां ना दोहराए। आज भी मेरे पिन ट्वीट पे रखा, जो मैंने अगस्त 2024 में कहा था कि एसआईपी इन्वेस्टर्स डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर चेजिंग पास्ट 3 year रिटर्न्स एंड देन एंटरिंग द मार्केट बिग टाइम इन 2024। पिछले 18 महीने सबूत है क्या हुआ है मार्केट में, सबने देखा है। अभी तो चल ही रही है मूवी, हम इसको देखेंगे। अब इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागेंगे क्योंकि पिछले 2 साल में रिटर्न्स आ गए हैं। अब ये क्लासिक चेजिंग बिहेवियर होता है, इसको मैं अवॉइड करूंगा किसी भी हाल में। आई वुड डेफिनेटली अवॉइड दिस नाउ कि अब आपने गोल्ड में, खैर ये होगा भी नहीं ज्यादा बिकॉज गोल्ड को बेचने वाले भी कम है, बिकॉज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इक्विटी मार्केट। अगर कस्टमर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं तो पैसा तो इक्विटी मार्केट से निकलेगा। तो आई एम श्योर इंडस्ट्री विल कम बैक टू द रेस्क्यू कि देखिए ये लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। तीसरी बात एक और कहूं लक्ष्मण जी, गोल्ड ने 2000 डॉलर का प्राइस लास्ट पीक टच किया था 2010 में, 2010। तब भी कमोडिटी बूम एंड एवरीथिंग चला था। उसके बाद वो जो नीचे गिरा, उसको दोबारा से 2000 टच करने में अगले 10 साल लग गए, तो 2020 में वो फिर से वापस 2000 डॉलर पे आया, राइट। अब वो $4500 पर आ चुका है, विच इज अ फिनोमिनल राइज। हो सकता है अगले 20 साल वापस $4500 पे ही रहे, या 10 साल भी उतने ही रहे। एब्सोल्युटली पॉसिबल, राइट। सो दैट्स व्हाई डोंट चेज इट, राइट, एंड वी हैव नो साइंस टू प्रेडिक्ट व्हाटसोएवर कि क्या होगा गोल्ड में। इतना मेरा लिमिटेड टेक है, ये हमारे एक्सपर्टीज से बाहर की जगह है। नहीं, जो आपने फैक्ट रखा, वो फैक्ट तो फैक्ट है, उसमें तो आपको कोई व्यूज नहीं है कि 2000 का लेवल एक बार छुआ गोल्ड ने, फिर नीचे आया, फिर वापस वहां पर जाने में उसको 10 साल लग गए। अब जिस लेवल पे है उस लेवल को छू करके
उसी रफ्तार से बढ़ेगा। इस पे आप राय हो सकती है, व्यूज हो सकता है, लेकिन फैक्ट तो आपने रखा। इस फैक्ट पे छोटा सा मैं कमेंट ले लेता हूं वंदना जी से, फिर बाकी मेहमानों को पास जाऊंगा। वंदना, जो फैक्ट अभी अनुराग जी ने रखा कि उस हाई को छू करके गोल्ड वापस आया और फिर उस हाई को छूने में 10 साल लग गए, इसीलिए जो अभी पिछले साल भर के रिटर्न, 2 साल के रिटर्न देख करके गोल्ड को आप चेस करने जाएंगे तो आप ये उम्मीद ना करें कि 2 साल वाला रिटर्न हमें अगले 2 साल में मिलेगा। ये सही है कहना? कुछ हद तक ये सही है, काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन में रहा था, कुछ फेजेज़ यहाँ पे आए थे। इंटरेस्ट रेट साइकिल से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो भी एक चीज़ है, कोविड बीच में आया, ये भी एक बात है। एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, सेंट्रल बैंक्स जो बहुत बड़ा बायर है यहाँ पे, पहले सेंट्रल बैंक्स नेट में सेलर होता था, अब नेट सेंट्रल बैंक्स पिछले 12 साल से वो बाइंग कर रहे हैं और इतने रिकॉर्ड हाई प्राइसेज़ पे भी वो बाइंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो रफ्तार बढ़ी थी, 2008 से बढ़ी थी जब चाइना ने डी-डॉलराइज़ेशन शुरू करा था और ये अब यहाँ पे पीक पे आता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स है और जिस तरीके से डॉलर का एक इंटरवेंशन कम हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन कम हो रहा है, गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान है और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल बैंक्स का, इतने हायर प्राइस पे भी वो 150 टन सोना एक पोलैंड लेने के लिए तैयार है, जबकि हमारा पूरी जो मतलब कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, ये 4,500 टन की होती है। तो जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, डी-डॉलराइज़ेशन की रफ्तार ट्रम्प 2.0 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा नए यहाँ पे आपको ग्रुप्स बनेंगे, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे। ये जो माहौल होता है और जिस तरीके से एसेट को सीज़ करना हुआ था पोस्ट ये यूक्रेन रशिया वॉर में, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो मतलब फिज़िकल चीज़ है, जो टच वाली चीज़ है और ये गोल्ड है यहाँ पे उनका जो फेथ है मतलब सेंट्रल बैंक से लेके एक रिटेल बायर्स का भी बढ़ा। तो पोर्टफोलियो में एक जो पार्ट है वो यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अनसर्टेनिटी में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आने वाले 2-3 साल में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रम्प यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहने देंगे 2-3 सालों में जब तक इनका है और वहाँ तक गोल्ड जो है वो रीज़न ढूँढता रहेगा जाने का। दूसरी बात ये कि विजन। उनका बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर साइड रहे। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोअर साइड रहता है और डी-डॉलराइज़ेशंस होते हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। एक चीज़ और है, डॉट कॉम के बाद हम लोगों ने बहुत बड़ी क्राइसिस आती हुई नहीं देखी, ना इक्विटी में कभी भी बहुत बड़ा हम लोगों ने क्रैश आता हुआ देखा, ना इक्विटी वैल्यूएशन पे आई। हमेशा हमने सुना कि ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड है मार्केट। कभी भी इसने भी ये करेक्शन यहाँ पे नहीं लिया है और इसका बहुत बड़ा रीज़न था जब भी कोई क्राइसिस फैक्टर आता है, हम यहाँ पे मनी को प्रिंट करते हैं। तो गोल्ड अभी भाग रहा है, उसमें एम2 का भी बहुत बड़ा हाथ है। जितना मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा, गोल्ड यहाँ पे रीज़न नहीं देखेगा बहुत ज़्यादा डाउनसाइड का। और अगर रिकॉर्ड वाइज़ देखें तो पिछले 20 सालों में 2004 में गोल्ड आया, 2026 है, सिर्फ 4 साल इसने फॉल देखा है, बाकी इसने एक अपसाइड मूवमेंट देखा है। तो एक पार्ट यहाँ पे रहना चाहिए, हालाँकि इंटरेस्टिंग चाँदी फैक्ट यहाँ है। पे वॉलेटाइल है, तो इसमें मेरा टेक थोड़ा दूसरा हो सकता है। हाँ, चांदी के लिए एक दूसरा टेक हो सकता है, लेकिन गोल्ड को लेके आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया। चांदी को बोल ही दीजिए तो फिर मैं अभिषेक अग्रवाल जी और अभय जी के पास जाऊंगा और हमारे साथ अनिल जी भी हैं। चांदी पे आपका टेक क्या है? चांदी को अलग देख रही हैं आप गोल्ड से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सर मेरे से क्वेश्चन है? हाँ, वंदना जी आपसे। सर ये सवाल मेरे से है? हाँ हाँ, वंदना जी आपसे सवाल है कि गोल्ड पे जो आपने व्यू दिया वो व्यू क्या चांदी को लेकर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वोलेटाइल ज्यादा है चांदी? नहीं सर, चांदी में हमें पूरा जब हम मेटल्स को स्टडी करते हैं, हमें पूरा हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। 1800 में यूएस के पास 3 बिलियन ट्राई ऑउंस का चांदी था, अब वो मिलियंस में आ गया, मिलियंस में भी बहुत छोटा मात्रा यहाँ पे रह गया है। इन्होंने सारे जो चांदी है, इनको आउटसाइड यूएस इन्होंने दिया क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था यहाँ पे। चांदी बहुत दिनों तक कहते हैं कि मतलब उसने अपना वैल्यू देखा ही नहीं, जबकि ये वैल्यूएबल एसेट रही है सिंस एंशिएंट टाइम। अब यहाँ पे कुछ यूजेस यहाँ पे ऐसे निकल के आए हैं कि उस चांदी का डिमांड बढ़ा है। सब्स्टिट्यूट जब तक नहीं आता तब तक चांदी का डिमांड डिस्ट्रक्शन मुश्किल है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट जैसे आएगा, जैसे निकल का सब्स्टिट्यूट पिग आयरन आया, निकल के प्राइसेस नीचे गए। लेड का सब्स्टिट्यूट लिथियम आया, लिथियम के बाद फिर सोडियम आयन आया तो लिथियम का प्राइस पहले बढ़ा, लिथियम के बाद सोडियम आयन आया तो फिर लिथियम के प्राइस गिर गया। सब्स्टिट्यूट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चांदी के लिए, जब तक निकल के नहीं आता है तब तक तेजी जो है वो बनी रहेगी, भले बीच-बीच में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आता रहे। दूसरी बात करेक्शन ये यहाँ है कि पर। चांदी एक अलग चीज़ है,
मेन माइंस तो इसका 30% ही है, बाकी ये बाय प्रोडक्ट है सारा। और पिछले 3 डिकेड्स में अगर हम यहाँ पे माइनिंग या एक्सप्लोरेशन देखें, इसमें जितने भी देश हैं वो बहुत पीछे हैं और चांदी का जो एक्सप्लोरेशन है या माइंस है वो बहुत कॉन्संट्रेटेड है कुछ ही देशों में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और साथ में इसका क्रिटिकल मिनरल्स पे आना और नेशनल सिक्योरिटी आना। यूएस के डिफेंस के पास 40% चांदी है, उसपे उनका कंट्रोल है। तो एक ऐसा एसेट जो पहले सिर्फ बर्तन और गहने के लिए जाना जाता था, वो अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्ट को मतलब निभा रहा है 70%। उसका कोलैटरल अब इंडियन गवर्नमेंट अब यहाँ पे लोन देगी, वो क्रिटिकल मिनरल्स में है, वो नेशनल सिक्योरिटी में, तो प्रेशर बहुत है चांदी पे। तो ये एक्सप्लोजन जो है इनके यूजेस को लेके आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेशन भी है। फिजिकल डिमांड इसका बहुत बड़ा रीजन है कि फिजिकल प्रीमियम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो चांदी में अभी तो गिरावट आएगी सर, लेकिन थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन हर गिरावट में चांदी बढ़ेगी जब तक कि डैमेज मतलब डिमांड का इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता या सब्स्टिट्यूट निकल के नहीं आता है। बिल्कुल, यहाँ पे दो राय निकल कर सामने आई है। वंदना जी का कहना है कि गोल्ड जो फैक्टर गोल्ड को बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं वो फैक्टर अभी बने हुए हैं। अगले 2-3 साल तक गोल्ड में तेजी बनी रहेगी, भले ही थोड़े बहुत गिरावट आए। जब गिरावट आए 5% खरीद लीजिए। चांदी में फंडामेंटल मजबूती की वजह है, जब तक चांदी का विकल्प नहीं पैदा हो जाता चांदी ऐसे ही तेजी बनाती रहेगी। अभी हमारे साथ अनुराग जी थे, उनका साफ तौर से कहना है कि चेजिंग मेंटेलिटी से मत जाइए। जितना रिटर्न दिया है उनका मानना है कि शायद उतना रिटर्न अगले 2 साल में गोल्ड ना दे, ये मानना। अब ऐसे में एक इन्वेस्टर क्या करे? पैसा लगाना हो तो सोना चांदी में लगाए कि शेयर में लगाए, क्योंकि शेयर ने 2 साल से जिस तरीके से रिटर्न दिया है अब शायद आने वाले दिनों में होप बन रहा है। अभय अग्रवाल साहब, शुरुआत आपसे। देखिए, चांदी और सोने की बात कर रहे लक्ष्मण जी, तो एक सवाल कोई नहीं पूछता है कि चांदी और सोने की फंडामेंटल फेयर वैल्यू क्या है। सब ये पूछते हैं कि क्या गिर जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा, और वो इसलिए नहीं पूछते, फेयर वैल्यू किसी को मालूम ही नहीं है क्या फेयर वैल्यू है। वही चांदी 20 साल पहले भी थी, वही चांदी आज भी है, वही सोना है। तो फंडामेंटल वैल्यू कोई एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो फिर जो प्राइस मूवमेंट है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। और क्या हुआ है कि ये दोनों कमोडिटीज एक फाइनेंशियल एसेट्स बन गए हैं, जो हमेशा होता है। बिटकॉइन का आप एग्जांपल ले लें, वो एक फाइनेंशियल एसेट बन गया। कोई बिटकॉइन का यूज नहीं है, कोई उससे खरीदता बेचता नहीं है, पर लोग लेके बैठे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट बन गए। उसी तरह चांदी और सोना भी इस समय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब इसमें घुस गए हैं। तो उसकी वजह से डिमांड आ गई है सडनली और सप्लाई नहीं है। तो ये जो हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं सोने और चांदी का, दोनों इन एब्सेंस ऑफ एनी फेयर वैल्यू, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई ड्रिवन है। तो कोई ये पूछे कि क्या मुझे ले लेना चाहिए चांदी, और वो एक्चुअली ये सवाल है कि क्या और लोग लेते रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा। तो वो आंसर करना बहुत मुश्किल है। पर अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है, किसी को ट्रेड करना है, तो ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। 4-5% अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकते हैं विद द पर्सपेक्टिव कि हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो जाए, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आप 6 महीने बाद का किसी से टारगेट पूछें, किसी को नहीं मालूम कि सोने का भाव $8,000 होगा कि $4,000 होगा कि $5,000 होगा। बिकॉज एस्टिमेट करना कि डिमांड और सप्लाई कितनी रहेगी, स्पेशली डिमांड कितनी रहेगी अगले 6 महीने में, उसके सामने सप्लाई कितनी रहेगी, बहुत मुश्किल है। तो ये कंप्लीटली इस समय स्पेकुलेटिव शायद गलत वर्ड होगा, पर ट्रेडर ड्रिवन मार्केट है, फाइनेंशियल ट्रेडर ड्रिवन मार्केट है। जो डिमांड आ रही है ईटीएफ्स की, वो इसलिए आ रही है कि लोग सडनली उन्होंने डिस्कवर नहीं कर लिया कि गोल्ड और चांदी की क्या बड़ी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। वो देख रहे हैं कि मोमेंटम खेल रहे हैं कि भाई पैसा बना है तो चलो इसी में रहते हैं। लेकिन इसमें अभय साहब, मैं ये जानना चाहता कि सोना चांदी का कोई फंडामेंटल वैल्यू हो भी सकता है क्या? शेयर का तो मान के चलते हैं, शेयर जिस कंपनी का, उस कंपनी का रिटर्न कितना है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, 50 पैरामीटर है जिसके आधार पर उसका फंडामेंटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सोना चांदी का फंडामेंटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो फंडामेंटल वैल्यू तो जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वही फंडामेंटल वैल्यू बन जाता है ना, ले दे के। लक्ष्मण जी, ये बड़ी और ये तो मैं कह रहा हूं आपको, डिमांड सप्लाई वाले डिमांड सप्लाई जहां पे वो मैच होती रहती है और वही फंडामेंटल वैल्यू बनता रहता है। बिकॉज ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। ऐसे चांदी जो है फुल ऑन इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। अब ईवीज में लग रहे, अब नए बैटरीज जो बन रही है हायर एंड्योरेंस की, सॉलिड स्टेट बैटरी जो सैमसंग बना रहा है उसमें लग रहा है। तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड, मोबाइल फोन में लग रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिमांड है। हाँ, और जो डिमांड अचानक से बढ़ी, और मेरे जैसे किसी के लिए, पर आपके और मेरे जैसे के लिए कोई यूज नहीं है चांदी का। हम क्या बैटरी बना रहे हैं, हम क्या
हमसे एक स्पेकुलेट कर रहे हैं। हमें तो यूज है कि इस बात का कि 10 रुपए लगाएं पर 20 रुपए कमा के निकल जाए, यूज ये है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, बाकी अब गहराई में हम जाएंगे बाकी मेहमानों के पास। एक सवाल ये बता दीजिए भाई जी, आपके पास कोई आ रहा हो, मान लिया पैसे लेकर के 50 लाख रुपया, और बोले कि ये पैसा मैं क्या करूं, शेयर में लगाऊं कि सोना चांदी में लगाऊं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए आजकल क्या है, लोग खुद ही बता देते हैं, पूछते भी नहीं है कि इतना चांदी में लगा दो। चलो, लगता है वो चैट जीपीटी से, एआई से पूछ के आते होंगे पहले से। नहीं, पर हम डेफिनेटली थोड़ा, अगर किसी को चाहिए एलोकेट कर देते, ईटीएफ्स के थ्रू बहुत इजी है एलोकेट करना। और पर ज्यादा नहीं करते हैं, 5% सोने में, 10% 10% सोने में, 5% चांदी में, इतना एलोकेशन रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे गुड क्वालिटी इक्विटी इज व्हाट गिव्स यू रिटर्न्स। मार्केट साइकिल्स हैं, कभी वीक होती है, कभी स्ट्रांग होती है। इंडिया अभी मोमेंटम प्ले नहीं है और शायद थोड़े दिन तक ना रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये मौका है आपके पास अच्छे स्टॉक्स में एट फेयर वैल्यू इन्वेस्ट करने का। मेरा एक्सपीरियंस है, पैसा वहीं से बनता है। कभी बिटकॉइन चलेगा, कभी चांदी चलेगी, कभी सोना चलेगा, कभी कॉपर चलेगा। वो एक साइड प्ले होता रहता है। आई थिंक उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट का थंब रूल होता है आमतौर पे कि इतना परसेंट आप गोल्ड सिल्वर में रखिए, इतना परसेंट आप दूसरे एसेट में रखिए, इतना परसेंट आप शेयर में रखिए, उसी थंब रूल पे अभी भी कायम हैं आप, कि आपको लगता है अब उस थंब रूल को बदलने की जरूरत है? लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि जो डिबेट हम कर रहे हैं ना, ये डिबेट ही सही नहीं है। क्या है कि हम इक्विटी को कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर से। अब जो गोल्ड और सिल्वर में जो भी हो रहा है वो इंडिपेंडेंट एसेट क्लास के बेसिस पे हो रहा है। उसके फंडामेंटल कितने सही कितने गलत, अगेन मुझे लग रहा है कि वो चर्चा नहीं है। एक लाइन ऐड करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इस पैनल पे कुछ लोग हैं, हम लोग सब हैं जो लो पेरिल एरिया में रहते हैं, मुंबई लोकेशन के हिसाब से, कि अगर इस एरिया में हम देखें तो एक साल पहले एक एक्स रेट था मोटा मोटा। अब उससे अगर आप देखेंगे तो 50% से ऊपर का रेट जा चुका है। रियल एस्टेट की बात हो रही है, तो अब रियल एस्टेट में क्या फंडामेंटल की बात करें कि यहाँ तो डिमांड सप्लाई तो उतनी है। और सो पॉइंट क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि हमको अगर ये लग रहा है कि हर फंडामेंटल एनालिसिस को इक्विटी के अर्निंग्स के साथ जोड़ के जस्टिफाई करे कि यही सही एसेट क्लास से इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये गलत थॉट प्रोसेस है। ठीक है, हमारी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि हमें अच्छा क्या लगता है, कंफर्ट क्या लगता है। बाकी मेरे घर में तो मेरी मदर और मेरी वाइफ बहुत खुश है कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है, क्योंकि हर घर में मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंट बाइंग इस पर्टिकुलर एसेट क्लास की रही हुई है। वेदर एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर मैं इसे एज अ एलोकेशन की तरह देखूं, एज अ मेजर एलोकेशन आज के माहौल में, तो आंसर इज नो। बिकॉज सर्टनली अभी का जो ये आप प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, ये टोटली हॉट मनी है, स्पेक्युलेटिव मनी है। और वो प्रूव भी हो रहा है अगर आप ईटीएफ की पार्टिसिपेशन जो आपके अभी चैनल पे दिख भी रही है, कि ईटीएफ वाले का अगर आप हर महीने का जो इनफ्लो देख रहे हैं और प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल मैच हो रहा है कि जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ रही है। सो डेफिनेटली एक कम से कम हम ये तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि फिलहाल जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है जियो पॉलिटिकल का, और ट्रम्प साहब हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं और सबको बिजी रखते हैं, पूरी दुनिया को बिजी कर रखा है उन्होंने। वहां पे ऐसे माहौल में आप देखिए तो करेंसी में भी आपको सिमिलर चीज दिख रही है। रुपया गिरते जा रहा है, क्या फंडा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे तो नहीं मालूम है कि 91 टू डॉलर का क्या फंडामेंटल है, जबकि हमारी इकोनॉमी तो अच्छा ही खासा कर रही है। सो आई थिंक सो दैट डिबेट इज फॉर सम अदर डे। एट द मोमेंट दिस इज नॉट द एसेट क्लास वेयर वन शुड बी स्पेक्युलेटिव। कंसिस्टेंट बाइंग अगर किसी ने करनी है, जैसे आरबीआई की बात कर रहे थे, जिनका एक रीजन होता है बाई करने का, ग्लोबली जितने भी फेडरल्स है, तो वो उनका लॉजिक है। कहीं पे डिमांड सप्लाई की थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है कभी कभार, तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। और ग्लोबल सिनेरियो के अंदर में जियोपॉलिटिकल भी एक रिस्क लेके चल रही है दुनिया, तो अभी कहाँ पैसे लगाएं? वो पैसे तो सबके पास पड़े, अब कैश में किसी को रहना नहीं है। तो चलिए जी सिल्वर गोल्ड में मोमेंटम प्ले कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है इतना ही है, इससे ज्यादा मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, ना ही रीड करने लायक जैसा है। फंडामेंटल के लिए अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल है एक पर्टिकुलर कंसेंसस में आना। नहीं, और मुझे लग रहा है कि जैसा है वैसा ठीक है। बिल्कुल आपका लॉजिक को मैंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसको मैं थोड़े से आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट बिल्कुल अलग है, अलग तौर तरीके से चलता है, उसके फंडामेंटल अलग होते हैं, और गोल्ड सिल्वर अलग है। लेकिन मैं उस चश्मे से इस पूरे मामले को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक आम इंसान के लिए, उसको बिटकॉइन में लगाना हो, गोल्ड में लगाना हो, सिल्वर में लगाना हो, रियल एस्टेट में लगाना हो, शेयर में लगाना हो, शेयर में भी कहाँ लगाना हो, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है। वो तो बिल्कुल अर्जुन वाली मछली की आंख देख रहा है कि रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, हमको ये बता दो।
रिटर्न जहां मिलेगा पैसे दोगुने होंगे वही मेरे लिए है, बाकी तुम जहां को मैं लगाने को तैयार बैठा हूं। एक आम ये धारणा रहती है, लेकिन जब डीप में जाते हैं तो कई सारी बातें निकल कर आती हैं, जो आपने कहा भी बखूबी कहा। लेकिन इस धारणा के बीच में गोल्ड सिल्वर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम कह दें कि कोई उसके पीछे वजह नहीं है, अपने आप भागा जा रहा है। जो फंडामेंटल कहे या फिर डिमांड सप्लाई कहें, एक वजह तो है ही यहाँ पे, और जब तक ये रहेगा तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता कब ये रुकेगा, कब गिरावट आई, कब आगे जाएगा। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी दोनों पे अच्छी पकड़ रखते हैं, और इनफैक्ट करीब 6 महीने पहले हम अपने सिस्टर चैनल पे इनसे बहस कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि सिल्वर क्यों भागेगा और गोल्ड क्यों भागेगा, और जो टारगेट दिए थे बड़ा अच्छा अचीव भी हो गया। तो मैंने आज कहा आइए आप दोनों देखते हैं, शेयर और गोल्ड सिल्वर, तो आप ही बताइए क्या करे इन्वेस्टर। अनिल जी। जी देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की कहानी हमने, जैसा आपने बताया, हमने पहले भी बात की हुई है। गोल्ड की कहानी थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी लॉन्ग टर्म है। गोल्ड में क्या हो रखा है, जो फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, गोल्ड में जो रन शुरू हुआ उससे पहले कहानी ये थी कि जितने बड़े बड़े देश हुआ करते थे, अपने जो फॉरेन रिजर्व के नाम पे वो डॉलर रखा करते थे, और वही सबसे बड़ा, या फिर यूएस बॉन्ड में अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते थे। अभी पिछले जो कुछ सालों की जो उठापटक चल रही है और जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग की घटना हुई और जिसमें ह्यूज एक डेट क्रिएट हुआ यूएस इकोनॉमी में, तो जो स्ट्रॉन्ग देश हैं, जैसे मैं इंडिया की बात करूंगा या चाइना हो गया, इस तरीके के जो देश है जिन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेंगे, क्योंकि आप डॉलर के थ्रू पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को मैनिपुलेट करते हो और हमारे भी ट्रेड को आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। तो इन्होंने अब क्या किया, अपने रिजर्व को यूएस डॉलर से शिफ्ट करके अब गोल्ड में करना शुरू कर दिया। और उनका ये एक अंदाज़ा सही भी है, क्योंकि यूएस ने बहुत पहले से ही अपना इंटरनेशनल ट्रेड पर एक डोमिनेंस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ऐसे ही बना रखा कि आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो मेरा डॉलर ही आपको यूज़ करना होगा। पहली बात, आप रिजर्व करेंसी के रूप में इसी को रखिए। दूसरी बात, तो ये जो धारणा है वो चेंज हो रही है, और ये जो हम टाइम देख रहे हैं ना लक्ष्मण जी, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्टिंग का टाइम है। इस नाते अगर देखिए, पूरे मैं भी डेटा देख रहा था, केवल 2025 में इंडिया ने करीब 21% यूएस बॉन्ड सेल कर दिए। ठीक है, वो 241 बिलियन यूएस डॉलर से घट करके 190 बिलियन डॉलर हो गया है, केवल गोल्ड यूएस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और चाइना तो ऑलरेडी सेल कर ही रहा था पहले से ही। तो ये जो सेल हो रहा है ना, वो सेल करके वो उसे सोने में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोना, देखिए सोने के जो इंट्रिंसिक वैल्यू कही जाती है, सोना एक बहुत लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। जैसा कि हम बात किए थे अपने उस चैनल पे कि सोना जो है जब धरती बनी थी उसी के साथ ही जो इतना सोना है उतना सोना है, ये नया कहीं से नहीं आ सकता। इसको हम कंपेयर किसी और चीज़ से या पेपर एसेट से नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। और जो रह गया है रिजर्व, वो अभी तक एक अंदाज़ा माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों तक में ये सारा का सारा खपत इसकी कंज्यूम हो जाएगी। तो इस नाते अगर कहा जाए तो इसकी बड़ी सॉलिड और एक तरीके से सस्टेन डिमांड बनी रहेगी। तो आने वाले समय में भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी कंट्रीज स्ट्रांग होना चाहेंगी तो वो अपना रिजर्व गोल्ड में ज़्यादा प्रीफर करेंगी एज कंपेयर टू किसी दूसरे देश की करेंसी को रिजर्व में रखने के नाते, या किसी दूसरे देश में निवेश करने के बजाय सोने पे, यानी वो आत्मनिर्भर निवेश एक तरीके से हो गया। दूसरी चीज सिल्वर की जो बात हम कर रहे थे, सिल्वर में कहानी अलग है। सिल्वर जो है वो एक ट्रेडिंग वाली धातु है, डेफिनेटली इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बनी है और यहां पर भी बाइंग चल रही है। इसकी बाइंग जो हो रही है वो इस नाते हो रही है कि कहीं किसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है वो हर्डल ना हो जाए, क्योंकि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ईवी में और इसमें सडन जो है सोलर पैनल्स में इसका डिमांड हो गया है। तो जो इसकी फिजिकल डिमांड है वो इसलिए है कि सारी हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उसको यूज करती है ना, उसका स्टॉक रखना चाहती है। कल को क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ग्लोबलाइजेशन से हट करके ना हम लोकलाइजेशन पे आ रहे हैं। हर कंट्री अपनी अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाह रही है, तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी दिख रही है मैन्युफैक्चरर्स को, जिसके नाते अगर देखें तो चाइना में बहुत ह्यूज प्रीमियम है, क्योंकि उनको एज ए मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वहां यूज होता है। तो ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से जो है इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जी, संक्षिप्त में 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, हम कट टू कट, जो एक आम आदमी जानना चाहता है। आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस यहां से किस रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, और जो रिटर्न हमने पिछले साल या 18 महीने में देखे हैं, क्या वो रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो अनुराग जी कह रहे थे कि शायद नहीं करना चाहिए? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो रहेगा कि नहीं, लेकिन जहां तक देखिए हमने 1 महीने पहले डिस्कशन किया था अपने इस सिस्टर चैनल पे ही, और तब ये था कि गोल्ड जो है वो 1.5 लाख तक का पहुंचेगा, और हमारा अंदाजा था कि गोल्ड 1.5 लाख तक, जब करीब 1 महीने पहले 135 के आसपास हमने कहा था, और गोल्ड ऑलरेडी 160 पहुंच गया 1 महीने में। 1 मंथ में ये 135 से 160 पहुंच गया। तो ये जो स्पीड है थोड़ी सी मुझे चिंतित कर रही है।
बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखूं तो देखिए मैं इस साल के अंत तक कि कहीं गिरावट आएगी इसकी चिंता है या फिर इस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी ये चिंता है? चिंता दो तरीके की है। जो सडन प्राइस रेज होता है ना, ये सस्टेनेबल डिमांड की वजह से नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं या तो शॉर्ट कवरिंग चल रही है या स्क्वीज है किसी तरीके का। जैसे सिल्वर में बहुत से बैंक शॉर्ट करके बैठे हुए थे और उन्हें जब अपने ह्यूज लॉस में जब सौदे काटने शुरू किए तो प्राइस आपने देखा बहुत कम समय में बहुत तेजी से बढ़ी। ये जो आप देख रहे हैं ना 3 महीने में जितनी तेजी से बढ़ा है, ये वो बैंकों की वजह से बहुत बड़ा रीजन है जो शॉर्ट करके बहुत लंबे समय से बैठे हुए थे, मजबूरन उनको बेचना पड़ा, नहीं तो वो उनकी हालत थी कि वो खराब हो जाएगी उनकी स्थिति, तो उस वजह से उनको शॉर्ट काटने पड़े। अब निवेश की अगर बात कहेंगे तो मैं अभी भी कहूंगा सोने में निवेश करना अभी भी बहुत बढ़िया है। इस साल के अंत तक मैं इसको देख रहा हूं कि 2 लाख ये आराम से पहुंच सकता है। ट्रेड करें तो चांदी में आप निवेश अवॉइड करिएगा, ट्रेडिंग करिए चांदी में। चांदी बहुत वोलेटाइल धातु है, ये भागेगी तो कितना भागेगी इसका कोई भरोसा नहीं, और गिरेगी भी तो कितना गिरेगी कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें आप ट्रेडिंग करें अगर करना चाहते हो, और सोने में लंबी अवधि के लिए 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलें, बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट होगा। वही रहेगा कि 25%? हाँ जी, फॉर्मूला वही रहेगा मेरे हिसाब से। मैं जैसा सजेस्ट कर रहा हूं अपने क्लाइंट्स को, हालांकि हो सकता है बाकी लोग उससे राय ना रखें, लेकिन मेरा मानना है कि गोल्ड में इस समय 15 से 20% गोल्ड में और 5% आप सिल्वर में रखें, तो 25% टोटल इन धातुओं को एक्सपोजर दीजिए आप, और बाकी अपने अलग उसमें रखें। अनिल जी की बातों से आप में से कोई है जो सहमत नहीं है? अनुराग जी? नहीं लक्ष्मण जी, ये तो टोटली मुझसे परे है, ये जो भी डिस्कशन है, तो मैं तो ठीक है। एक्सपर्ट रखता ही नहीं हूँ। अब अभय अग्रवाल साहब आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि जो अनिल जी को ज्यादा आइडिया है फ्रैंकली, बिकॉज वो काफी क्लोजली देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या सिचुएशन है। तो आई थिंक ये दोनों कमोडिटीज ऐसी हैं जो कम्प्लीटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन है, और अगर किसी को अच्छा ये होल्ड है उसके ऊपर, जो देख रहा है कि कहाँ से सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है और कितनी डिमांड बढ़ रही है, ETF से डिमांड बढ़ रही है, एक्चुअल बायर की डिमांड बढ़ रही है, स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ रही है, तो हो सकता है बिल्कुल जो अनिल जी कह रहे हैं वैसा ही हो। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, ETF या एक्चुअल बाइंग। वंदना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब अचानक से लगा कि अब सारी चीजें सुधर गई हैं, ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेंगे, ट्रंप ने बयान दिया, उसके बाद जो गिरावट आई वो गिरावट बहुत तेज गिरावट थी। अचानक से 10% तक गिरावट देखने को मिला सिल्वर में, लेकिन ये गिरावट ETF में ज्यादा दिखा, फिजिकल में बहुत कम दिखा। ये क्या माजरा है? जी, मुझे ना कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। ETF इज जस्ट लाइक FIIs, कि आप मतलब क्विक मनी है, आप लगाया और आपने निकाल लिया, और ये एक टेम्पररी एक अपसाइड देता है, और ETF का अभी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है चांदी के लिए, जहाँ की फिजिकल डिलीवरी की बहुत ज्यादा प्रेशर है, वहां पे हम प्राइसेस को एक बार करेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो रैली चल रही है, ये शिफ्ट है, ये मेजर शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मार्केट काफी दिनों से, मतलब 2025 से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और जो पेपर मार्केट है वो डिस्काउंट पे है। और पेपर मार्केट डिस्काउंट पे कहाँ है, तो वो यूएस में। यूएस चाह रहा प्राइसेस नीचे की तरफ रहे, लेकिन चाइना को चाहिए फिजिकल चांदी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड फैक्ट्री है, उसको पेपर ट्रेड नहीं करना है, उसको चाहिए चांदी। वो रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है एक्सपोर्ट को यहाँ पे, क्योंकि पिछले 5 सालों में चाइना ने बहुत सारी चांदी को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है। तो जो फिजिकल डिमांड है और उसको फुलफिल करने के लिए चांदी को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, चांदी को कंपनी के लेवल पे भी स्टोर किया जा रहा है, कंट्री भी अपने स्तर पे उसको स्टोर करना चाह रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चांदी फिजिकल डिमांड यहाँ पे ज्यादा मतलब टूटने वाली। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और फिर से ये कर दूं कि किसी को खरीदना हो तो ETF खरीदे कि फिजिकल खरीदे? जो लोग शॉर्ट टर्म का रखते हैं वो यहाँ पे फिजिकल खरीदे, उन्हें क्विक एंट्री और एग्जिट का वो है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है चांदी का, वो यहाँ पे फिजिकल में खरीद के रख सकते हैं। और फिजिकल में मुझे लग रहा है कि अपनी जो मार्केट है, और एशियन मार्केट, खासकर एशियन मार्केट, चाइना, इंडिया, हांगकांग और जापान नहीं, क्या मैं कह सकती, सिंगापुर, 4 कंट्रीज है जहाँ पे चांदी जो है वो फिजिकल में प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की डिमांड है पेपर डिमांड से ज्यादा। चलिए, अब हाँ, कुछ अनिल जी जोड़ना चाहते हैं? मैं इस बारे में बोलना चाहता, जो आपने कहा कि जो करेक्शन आया कल, तो उसके बारे में एक जानकारी दूं। कल जो है चांदी में लोअर सर्किट लगा, ठीक है, और उसके बाद समझ लीजिए कि रात को 7:30 बजे से लेके ओवरनाइट फिर वो 20% ऊपर बढ़ गया, 20% डाउन आया, और एक झटके में आज सुबह हमने देखा तो 20% फिर उसमें जो गिरावट थी वो सब खत्म हो गई, आज वो और ऊपर चल रहा है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि फिजिकल खरीदें या पेपर, तो रिटेल निवेशकों के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप इस समय सोने और चांदी में ETF के थ्रू प्ले करें। कारण मैं बता दूं बस
कि इस समय इतने हाई रेट्स के ऊपर में ना सोने और चांदी दोनों में बहुत ज्यादा मिलावट मार्केट में शुरू हो चुकी है। चांदी में लेड की मिलावट शुरू हो गई है और सोने के अंदर जो है और मेटल्स की मिलावट शुरू हो गई। तो प्योरिटी जो है वो बड़ा एक क्रूशियल इवेंट हो गया है। तो सबसे सेफ तरीका है कि आप ETF के थ्रू प्ले करें, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। आपका चलिए, investment बहुत ही बैलेंस व्यू हमारे सारे मेहमानों ने दिया है। आप पैसा लगाना है तो अपना तय कर लीजिए, बाकी सारे लोग सर्टिफाइड एडवाइजर भी हैं, लेकिन चूंकि पैसा आपका होता है, आपके खून पसीने कमाई, तो आप बेहतर जानेंगे। लेकिन दोनों पक्ष आपके सामने बखूबी हमारे मेहमानों ने रखा।